नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी कॉल लेक्चर 2014 में मैं मैथ्स टॉपर हूं। तो किस प्रकार मैंने जीके के पेपर की तैयारी की उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो जीके का पेपर है वो पेपर थर्ड होता है। फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का है, यानी टोटल मिला के हमारा ये 50 मार्क्स का पेपर है। तो 50 मार्क्स में आप कितने का टारगेट रखते हो या कितने अचीव करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या रणनीति अपनाई उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें पूरा सिलेबस हो, यानी कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड एक बुक खरीदनी है। तो जब मैं मार्केट में गया तो मुझे 2 बुक अवेलेबल मिली। तो एक बुक थी पनोरमा की और दूसरी बुक थी लक्ष्य की। तो मेरे पास 2 ही चॉइस थी, तो मुझे एक बुक खरीदनी थी, तो मैंने पनोरमा की बुक खरीद ली। जब पनोरमा की बुक मैंने खरीदी तो मुझे इसमें 4 कमियां मिली। तो सबसे पहले कमी ये थी कि ये बहुत मोटी थी, तो जब मैं खरीद रहा था तभी मुझे लगा कि ये मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। दूसरा इसमें जो कमी लगी इसमें स्मॉल लेटर हैं, छोटे अक्षरों का उपयोग है। तो छोटे अक्षरों का उपयोग है, इसका मतलब क्या है कि आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है, आंखों पे दबाव रहता है। तीसरा इसमें है कि मानचित्र या कुछ अपनी सहायक सामग्री है या एक्सप्लेन करने का तरीका है, उसमें मानचित्रों का उपयोग नहीं ले रखा। मोस्टली सीधा रिटर्न बेस्ड ऐसे टाइप यानी निबंध लिखते हैं उस प्रकार से इसमें समझा रखा है, यानी मानचित्रों की कमी है। और चौथा, प्रश्नों का समावेश है ना, वो भी बहुत कम है, यानी ना के बराबर प्रश्नों का समावेश। तो मुझे इस बुक में 4 कमी मिली। तो मैंने इन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले, ये मोटी है इसको मैं कुछ नहीं कर सकता था, छोटे अक्षर उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मानचित्र को दूर करने के लिए मैं मुम्मल की एक बुक आती थी, मानचित्रावली नाम से शायद, उसमें मैप दे रखे थे। स्टार्टिंग में कुछ मैप हैं वो कलर्ड मैप हैं, बाद में है वो कलर मैप नहीं है। तो वो बुक मैंने खरीदी ताकि कुछ चीज़ें अगर मुझे मानचित्र से देखनी हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है तो मैं उसको इजीली समझ पाऊँ। प्रश्नों का समावेश नहीं था। मेरी जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे सबसे पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ता हूं उस पर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करता हूं। तो मुझे लगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि तैयारी अच्छी नहीं है। तो मैं अलग से एक जीके की बुक खरीद के लिया है, जिसमें पहले के प्रश्न राजस्थान में जितने भी पटवारी जो भी है राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं, जैसे पटवारी मान लो, आप कोई भी एग्जाम मान लो, उनके क्वेश्चन का सिलेक्शन था। तो वो बुक मैं खरीद के लाया जिसमें क्वेश्चन दे रखा था और क्वेश्चन के बाद में आंसर दे रखा था। तो मैं ऐसी बुक खरीदनी चाह रहा था जिसमें क्वेश्चन दे रखा हो और आंसर न देकर पहले 4 ऑप्शन दे रखे हों। तो मैंने ऐसी 3-4 बुक खरीदी भी, लेकिन वो सभी मुझे लगा कि उनका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, फालतू बकवास दे रखा है। तो फिर बाद में मुझे सिर्फ एक बुक मिली जिसमें क्वेश्चन थे और साथ में उसके आंसर दे रखे थे। तो इस कमी को मुझे सबसे पहले दूर करना था, तो मैंने ये कमी दूर की और ये कमी दूर की। इसके लिए मानचित्रावली बुक खरीदी। इसके लिए मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड एक मोटी सी बुक थी, उसको मैंने खरीदा। अब हमारा जो सिलेबस है जीके का सिलेबस, उसमें 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है इतिहास का। इतिहास के साथ कला, संस्कृति, पर्यटन, इस प्रकार के टॉपिक भी हैं। दूसरे में राजस्थान का भूगोल है। तीसरे में राजस्थान की जो राजनीति है या प्रशासनिक व्यवस्था है। और चौथा पार्ट है उसमें है अर्थव्यवस्था। तो इस बुक में 4 पार्ट दे रखे थे। एक हमारा लास्ट में जो टॉपिक बचता है वो है करंट जीके से। तो इस बुक में करंट जीके नहीं था, इसमें 4 पार्ट थे ये मान लीजिए। तो राजनीति, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इनको मुझे पढ़ना था। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले भूगोल को, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत भूगोल पहले से आती थी। तो जो चीज़ पढ़ी हुई है उससे स्टार्ट करना ही रहता है। तो मैंने भूगोल से स्टार्ट किया। तो भूगोल से स्टार्ट करने के बाद मैंने कंप्लीट भूगोल पढ़ी। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कैसे न कैसे करके उस कंप्लीट भूगोल को मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद में मैंने इसमें राजनीति विज्ञान पढ़ी और राजनीति विज्ञान पढ़ने के बाद मैंने इसमें इतिहास पढ़ी और इतिहास पढ़ने के बाद में मैंने इसमें 4-5 दिन इसकी अर्थव्यवस्था को भी दिए। इतने में एग्जाम आ गई तो मैं अर्थव्यवस्था को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस बुक का लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर किया। और मेरा टारगेट ये था कि मैं इस बुक को 90% से ज़्यादा सिलेबस करूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया।
इसका सिलेबस करने के बाद में मैंने क्या किया, जो मेरे पास जो क्वेश्चंस की बुक थी उन क्वेश्चंस को मैं आंसर लगाता। कहीं कोई चीज़ अगर मुझे डायग्राम से समझ नहीं होती तो मैं मानचित्र वाली बुक में देखता, बाकी क्वेश्चंस के आंसर लगाता। तो मैंने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस की उतनी ज़्यादा मेरी जीके स्ट्रांग होती गई। लेकिन मैंने इसमें कुछ चेंज भी किए। पहले जब मैं जीके पढ़ रहा था तो सेकंड ग्रेड में मेरे जीके में 100 में से 55 नंबर आए थे। तो 55 नंबर आने यानी 55% नंबर थे, जिसके कारण मेरी रैंक है ना 45 आई। तो जीके में कम नंबर आएंगे तो आपकी रैंक है ना टॉप में नहीं आ सकते, आपको 45 रैंक से मुझे संतोष करना पड़ा। जब मैंने स्कूल लेक्चर का एग्जाम दिया तब मेरी 3rd रैंक थी, मैथ्स टॉपर था, लेकिन जीके में 50% नंबर होने के कारण मुझे क्या करना पड़ा, 3री रैंक से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये कमी मैंने इस बार दूर की, तो मैं सब्जेक्ट का भी टॉपर था और ये कह सकते हैं कि जीके में भी मैं और 2nd रैंक दोनों के बराबर नंबर थे। तो मैंने क्या कमियां थी जो उनको दूर किया, तो वो मेरी कमी थी कि मैंने सिलेबस बढ़ाया। तो पहले मैं 60 से 65% ही सिलेबस करके जाता था, अब मैंने सिलेबस कितना कर दिया, 80 से 85%। अगर मैं सिलेबस थोड़ा और कर पाता तो नंबर भी शायद थोड़े और बढ़ते। तो सबसे पहली चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। दूसरी चीज़, इसमें करंट जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो करंट जीके के लिए मैंने क्या किया, एक राजस्थान क्रोनोलॉजी है, तो राजस्थान क्रोनोलॉजी मैंने बुक खरीदी जो 6 मासिक थी। तो 6 मासिक की मैंने 4-5 बुक खरीदी थी। आप चाहो तो इसमें ये मासिक भी आती है और 6 मासिक भी आती है, आपको जो अच्छी लगे तो आप इसको खरीदो, वरना कोई और दूसरी बुक जो कि मासिक या 6 मासिक या द्विमासिक आपको लगे, मूवमेल की या किसी भी राइटर की, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। मैंने राजस्थान क्रोनोलॉजी से हेल्प ली, तो राजस्थान क्रोनोलॉजी को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और इसमें मैंने जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था था इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि मेरा जो अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक था बहुत कमज़ोर था। तो इस बुक में मैं अर्थव्यवस्था जरूर पढ़ता था। बाकी मैंने अर्थव्यवस्था को और सुधारने के लिए कोई और बुक की हेल्प नहीं ली, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिलता तब मैं दूसरी बुक की तरफ जाता। तो मुझे जितना टाइम मिला वो सारा का सारा इस पनोरमा बुक में और इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस में और राजस्थान क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करने में मैंने लगाया। अब बात आती है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं डेली 5 से 10 मिनट न्यूज़पेपर देखता था, तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। और मेरा ये मानना, आप न देखो तो भी चलेगा, वो टाइम अगर आप राजस्थान क्रोनोलॉजी को दोगे तो ज़्यादा बेटर है, उससे आपकी करंट जीके मजबूत होगी। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहो, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, यानी साइंस बैकग्राउंड से मान सकते हो, और आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड में मेरिट में अंतर रहता है। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड हैं तो आपको आर्थिक समस्या नामक बुक भी आती है, या फिर कोई और आप इसको सॉलिड करने के लिए कोई और बुक भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था तो मैंने इस बुक से सोच लिया था इस बुक से जितना आएगा वो मेरे लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे मैंने रैंक 1 से 21 यानी ये 1 से 21 रैंक तक के मार्क्स हैं, यहाँ पे रैंक लिख रखी हैं। सब्जेक्ट मैथ्स है और 50 में से नंबर आए हैं। तो अगर इनको ध्यान से देखें तो यहाँ इससे ऊपर यानी 30+ सिर्फ 3 स्टूडेंट के 30+ हैं, और अगर इससे ऊपर देखें तो 25+ यानी 6 स्टूडेंट के 25+ हैं। और 20+ की बात करें तो यहाँ से ऊपर यानी 14 स्टूडेंट के 20+ हैं। तो सिर्फ 3 स्टूडेंट के 30+ हैं और 6 स्टूडेंट के 25+ और 14 स्टूडेंट के 20+। तो अगर आपको टॉप 10 रैंक में रहना है तो इसका मतलब आपके 20+ नंबर होने चाहिए। यहाँ से ऊपर टॉप 10 के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। और अगर आपको टॉप 3 रैंक में रहना है तो इसका मतलब आपके 25 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। पेपर का अगर देखें तो पिछले पेपर का लेवल की बात करें तो कई लोगों को हो सकता है कि बहुत हार्ड लगा हो, कईयों को बहुत ईजी लगा हो। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल हार्ड था। तो इसी बात से अंदाज़ा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के 40 के करीब नंबर नहीं है। अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो मैथ्स में कोई ना कोई स्टूडेंट इजीली 40 के करीब पहुंच जाता। और मैंने तो यही सुना है मोस्टली सभी सब्जेक्ट में 40 के नंबर के मार्क्स के करीब पहुंचने वाली संख्या शायद बहुत कम है। मतलब तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था। अब स्टडी टाइम की अगर बात करें तो कौन सा टाइम बेस्ट रहता है कि सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें या रात को पढ़ें। तो मेरे हिसाब से आप जिस टाइम पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइम पढ़ना चाहिए, कभी भी टाइम टेबल में चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैं मेरी लाइफ में हमेशा ही रात को पढ़ता हूँ
या शाम से लेकर रात को पढ़ता हूँ, सुबह जल्दी उठकर मैं कभी नहीं पढ़ा। तो आप भी अपना जो टाइम टेबल, अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, और अगर आप शाम को पढ़ते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो लेट नाइट तक पढ़ें। तो अपने टाइम टेबल में भी कभी भी ये चेंज नहीं करना चाहिए कि पहले नाइट में पढ़ते थे अब सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। तो मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल आपने पहले से सेट कर रखा है वो बेस्ट है। अगर हम तुक्के की बात करें तो तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पे मैं ये सुझाव दूंगा कि भाई मैं हमेशा तुक्का लगाता हूँ पेपर में। तो मैंने इस एग्जाम में भी तुक्के लगाए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप तुक्के लगाते हो नहीं लगाते हो। तो लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो इसको मैं इस प्रकार समझाऊँ कि जैसे मैंने पहले राउंड में 100 में से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर मैंने दूसरे राउंड में 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, तीसरे राउंड में मैंने 5 क्वेश्चन और किए, फोर्थ राउंड में 5 और, फिफ्थ राउंड में 5 और, टोटल मिला के मैंने 80 क्वेश्चन किए। तो ये जो फर्स्ट राउंड था इसमें मेरे लगभग 55 क्वेश्चन सही थे, जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी लगभग सही थे। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे मीडियम रिस्क था, यहाँ हैवी रिस्क था। तो मैंने हैवी रिस्क के 5 क्वेश्चन किए, तो इसको आप ये कह सकते हो कि ब्लाइंड रिस्क या अंधेरे में तीर चलाने वाले 5 क्वेश्चन किए। और बाकी मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने थोड़े हिसाब से, यानी उनमें ऑप्शन का कुछ आइडिया था कि इनमें से आंसर होना चाहिए। अगर नंबर की बात करें, अगर मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन करके आता या सिर्फ इतने 55 क्वेश्चन करता तो मेरे नंबर आते 27.5, और अगर मैं ये 10 क्वेश्चन और करता तो 5 नंबर और बढ़ जाते, तो 32.5। तो मेरे मार्क्स हैं 33.85। तो मैंने इतने क्वेश्चन और किए, तो उसके कारण मेरा चाहे नंबर थोड़ा ही बढ़ा हो, मेरे मार्क्स बढ़े हैं। तो मैं हमेशा ही तुक्के लगाता आया हूँ। तो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। कई लोग तो एग्जाम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि मुझे तुक्का लगाना है या नहीं लगाना, ये गलत है। पहले से डिसाइड करो आपको तुक्का लगाना है नहीं लगाना। और अगर आप तुक्का लगाने की इच्छुक हो तो पहले पढ़ते टाइम भी तुक्के लगाया करो। तो पहले पढ़ते टाइम जब तुक्के लगाने स्टार्ट करोगे तो वहाँ पहले से प्रैक्टिस होगी तुक्के लगाने की, तो एग्जाम टाइम में वो हेल्प करती है। वरना एकदम से आप 4 ऑप्शन में एकदम क्लियर एग्जैक्ट पता है कि वही आंसर करके आओगे, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं 55 क्वेश्चन करके आता तो फिर मेरे नंबर आते 27.5। तो मुझे कितना लॉस होता आप देख सकते हो। तो मेरे इतने क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने से मेरे मार्क्स 33.85 पहुंच गए। नंबर ऑफ बुक्स कितनी पढ़े, तो मेरे हिसाब से 4-5 बुक सफिशिएंट हैं। जैसे मेरे हिसाब से पनोरमा प्लस राजस्थान क्रोनोलॉजी प्लस प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस की बुक, और साथ में अगर आप एक आधी बुक और हेल्प लेना चाहो जैसे मानचित्र से रिलेटेड या कोई और, तो वो सफिशिएंट है। अगर आपका जीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप है ना और बुक और भी हेल्प ले सकते हो। तो पहले राउंड में 4 बुक काफ़ी हैं, इनको बुक को आप कर लेते हो तो फिर दूसरे राउंड में आप 5, 6, 10 जितनी बुक आप बढ़ाना चाहें वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। तो मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की जीके मोस्टली कमज़ोर होती है, तो उनके लिए पहले राउंड में 4 या 5 बुक सफिशिएंट हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सोने का समय, तो कई कहते हैं कि भाई 4 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। तो मैं मेरी लाइफ टाइम में कभी भी 8 घंटे से कम नहीं सोया। मतलब मैं एग्जाम टाइम हो या नहीं हो, मैं हमेशा 8 घंटे सोता आया हूँ। तो 8 घंटे सोता हूँ, जब नींद पूरी होती है, आँख खुलती है, तभी उठता हूँ। तो इसका मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि नींद में कटौती न करें। अगर आपको टाइम में कटौती करनी है तो आप कोई गेम में कटौती कर सकते हो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट बंद कर सकते हो। अगर आप मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो तो सीरियल बंद कर सकते हो। या आप फालतू की वाद विवाद करते हो या डेली जिस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आप रोक सकते हो। तो गेम अगर आप खेलते हो तो ऐसा गेम खेलो जो कि मैक्सिमम 40 मिनट ले, और ऐसा गेम नहीं हो जैसे वीडियो गेम या फिर मोबाइल में कोई गेम हो जिससे कि शरीर में ज़्यादा थकावट और बढ़े। तो आप सोने का टाइम है, आपका जो रूटीन में चल रहा है वही होना चाहिए। अगर आप डेली 6 घंटे सोते हो तो 6 घंटे का ही रखो, 9 से कम करो, 9 से ज़्यादा करो। किसकी तरह पढ़े, तो कई लोगों से राय लेते हैं। जैसे मैंने भी 8-10 लोगों से पूछा कि भी कैसे पढ़ें, तो किसी ने कहा भी ऐसे ना ऐसे पेज पलट के रहो और 4-5 बार आप ना बुक को पलट लोगे तो आपके याद रहने लग जाएगा। किसी ने कहा कि इस प्रकार पढ़ो, पहले ये बुक पढ़ो और उसकी हेल्प लो। तो राय सबकी लो आप, लेकिन खुद का पढ़ने का तरीका होता है वो बेस्ट होता है। लेकिन उसमें कुछ कमी लगे तो फिर उसको सुधार लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहले जीके पढ़ता था तो जब तक वो मेरा टॉपिक एकदम ठोस नहीं हो जाता था, यानी उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं हो जाती थी, तब तक मैं उस टॉपिक को छोड़ता नहीं था। और उसके कारण एग्जाम सिर पे होती थी और मेरा सिलेबस होता था 60 से 65%। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे
अपना अक्षांश या देशांतर विस्तार की बात आ रही है, तो मैंने कैसे याद किया, तो मैंने सबसे पहले एक नंबर ढूंढा 786, फिर उसको मैंने उल्टे क्रम में लिखा, तो पहले 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा, तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये अपना जो अपना विस्तार की बात करते हैं, तो ये भारत का विस्तार होता है, यानी गुजरात से स्टार्ट होता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो थोड़ा सा और आगे हैं, तो 69 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार जब तक एकदम सॉलिड नहीं हो जाता था तब तक मैं उस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ता नहीं था। तो तब मैंने महसूस किया कि अगर अपन इतना डीपली पढ़ेंगे तो अपना सिलेबस कम होता है, और सिलेबस कम होगा तो श्योर है कि नंबर भी कम आएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, कॉलेज लेक्चर की तैयारी की, तो इतना डीपली पढ़ना बंद किया, थोड़ा डीपली कम गया, यानी इस प्रकार पढ़ें कि याद रहे, ऐसा भी नहीं कि वो लाइफ टाइम तक याद रहे। तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा सिलेबस है ना पिछले सालों की तुलना में 20% ज़्यादा हुआ, और मेरे मार्क्स भी पिछले सालों की तुलना में 10 से 15% या कुछ भी मानो आप 15% के लगभग आप मार्क्स बढ़े, और उसका मुझे फ़ायदा मिला। 3 स्टेप्स पढ़ने का तरीका मेरे को अच्छा लगता है। 3 स्टेप्स में पहले स्टेप में आप एक बुक लो, उस बुक से आप ना जो कि सिलेबस पे बेस्ड हो उस बुक को कंप्लीट करो। दूसरा, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जीके की, उस बुक में बार बार उनके आंसर लगाओ। और तीसरी स्टेप, उनका डिस्कस जरूर करो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अटक रहे हो या समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्कस करने से वो क्वेश्चन है ना, मुझे अभी भी याद है कि मेरे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिस्कस के कारण है ना सही हुए थे। तो डिस्कस का मतलब ये है कि डिस्कशन में आप अगर एक लाइन का क्वेश्चन है तो उसका डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का हो सकता है, ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन है और उसके लिए आप आधी घंटा खराब कर रहे हो। तो डिस्कशन किससे करें, या तो कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका कोई जानकार हो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हो, या फिर आप परिवार के 3-4 लोग तैयारी कर रहे हो तो आपस में डिस्कस करो। तो डिस्कशन एकदम हेल्थी होना चाहिए, टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो एक अनलाइक का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं, उससे भी आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।